मैं हूं तसद्दुक़ गनी, अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं और अपने नाज़रीन को सच बताना है और सच दिखाना है। आज हम 3 इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला इशू ईरानी प्रेसिडेंट की हलाकत है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जजों का किरदार और अदलिया के जो फैसले आ रहे हैं और जिस तेजी के साथ जजिस जो है स्टैंड ले रहे हैं फैसलों पे, तो उससे भी एक पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आते हुए नजर आ रही है। तीसरी सूरत में हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से पंजाब असेंबली से एक बिल पास कराया गया, साफियों की आज़ादी और खुदमुख्तारी पे ज़रब लगाई गई, यानी कि उनके लबों पे हाथों में हथकड़ियाँ और ताले लगा दिए गए, इस तरह का हुकूमतें रही, उसमें भी ऐसा इस तरह का बिल पास नहीं किया गया। और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ केसेस बनाने के हवाले से, मुख्तलिफ टर्मिनल के हवाले से ये बिल पास किया है, जिसकी पूरे पाकिस्तान के साफी एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट की हलाकत जो है उस पर एक दुनिया भर में एक बात सबकी खटक रही है कि ईरान ने खामोशी इख्तियार की हुई है। ईरान के प्रेसिडेंट का जिस हादसे हुआ है और उस हादसे के पीछे जो अवामिल हैं, जो चंद माह से चलते आ रहे हैं, इसराइल, यहूदी लॉबिंग्स और तमाम मामला, ईरान का हमला इसराइल पे, तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात वाज़ेह तौर पर की थी जब इसराइल के ऊपर हमला किया था ईरान ने, कि इसराइल जो है ईरान की 2 बड़ी शख्सियत को निशाना बनाएगा। एक उनके रूहानी आयतुल्लाह खमनई और दूसरा ईरानी प्रेसिडेंट की हलाकत सामने जाहिर करती है कि इसके पीछे ये हादसा है ही नहीं, और ईरान को भी पसंद है, तमाम चीज़ों को है। और ईरान ने चले साबित जब तक ना हुआ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मगर ईरान ने बिल्कुल ही नर्म रवैया रखा हुआ, खामोशी है। आगे चल के ये समझ में आ गया कि इसके अवामिल क्या है, मगर लोगों में दुनिया भर में एक तफ्शीश इस हवाले से पाई जाती है। फिर इसके अंदर अगर ये एक हादसा था तो दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से जो उनको फॉलो कर रहे थे, साथ थे, वज़ीर खारजा भी इसमें ईरान के थे, आयतुल्लाह खमनई के तर्जमान भी वहाँ थे, और ये ईरान के इब्राहिम रईसी एक मजबूत और मकबूल प्रेसिडेंट थे और ताकतवर थे, तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे थे और तमाम फोर्स में तमाम लोगों को, और आयतुल्लाह खमनई के भी करीबी थे। अब इस जैसी पाया की शख्सियत इस वक्त ईरान में नहीं है पाए। अब वहाँ इलेक्शंस की तो कॉल दे दी गई है, इलेक्शंस तो होने हैं, मगर इस लेवल का लीडर ईरान के पास मौजूद नहीं है। अब इस पर से बातें मुख्तलिफ की जा रही है कि आयतुल्लाह खमनई के शायद साहबजादे को आगे लाया जाए, या मुख्तलिफ ऑप्शन देखे जा रहे हैं, मगर एक ये दुनिया का एक बड़ा हादसा है। इसके पर हम बात करेंगे। और इसके साथ इस्लामाबाद समेत 5 हाई कोर्ट्स और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि हम इन प्रेशर, दबाव, गुलामी और डर को निकाल के अगर हमें काम करना है तो आज़ाद ना किया जाए। मगर एक इतलात ये भी है कि मौजूदा चीफ जो है खुफिया लोगों से इस हवाले से मुलाकातें भी कर रहे हैं कि इन तमाम अमल को कमज़ोर किया जाए। फिर गंदम का बहुत बड़ा वो गंदम का कैटेगरी गवर्नमेंट में मंगाई गई, मगर इससे पहले जब मंजूर हुआ ये नेशनल एक शादी कमेटी ने किया, उसके सरबरा मौजूदा वज़ीर आज़म और उस वक्त भी वो वज़ीर आज़म थे मियाँ शहबाज शरीफ, उसकी सरबराही में हुआ। सबने कैपिटेशन अरबों रुपया खाया। आज काश्तकार भूखे मर रहे हैं, काश्तकारों को वो पैसा नहीं दिया है, काश्तकार गंदम लेकर कहाँ जाए। पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन गंदम और गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, और चंद छोटे अफसरान को उन्होंने नौकरी से बरतरफ कर दिया या उनके खिलाफ इंक्वायरियां बढ़ा दी गई। तो इन तमाम हालत पे, और साफत हमेशा आज़ाद रही है, अगर साफत को दबाया जाएगा तो फिर इनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हुआ। हम उस जर्द साफत की हमेशा मुखालफत की है, मगर जर्द साफियों को, जर्द साफत को, जर्द हैंकर्स को इन्हीं कुव्वतों ने पाला है और इन्हीं के वो बगल बच्चा है, और इन्हीं के कहने के पर ये तमाम चीज़ें वो है। और आज पाकिस्तान का साफी इसके पर एहतजाज कर रहा है। इस तमाम सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफी हैं, तज़किया निगार हैं, एंकर पर्सन है तहसीन अब्बासी साहब। तहसीन अब्बासी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? तहसीन भाई खुश आमदीद मैं अपने प्रोग्राम में आपको। थैंक यू। तहसीन साहब मैं पहले वो इशू से बात करता हूँ, ईरानी प्रेसिडेंट की जो हलाक हुए, शहीद हुए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया आपके इस प्रोग्राम में। गौरी साहब, ईरानी सदर रईसी जो हैं वो
نہ صرف ایران بلکہ عالم اسلام کی ایک بڑی مقبول شخصیت تھی، اور ایران میں آیت اللہ خمینی کے بعد وہ سب سے مقبول لیڈر تھے۔ ان کی ہلاکت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ان کی ہلاکت سے ہمارا اس مسلم کنٹری کا ایک بہت مسلم امہ کا جو ہے ایک لیڈر ہم سے محروم ہو گیا، اور اس میں پوری مسلم جو کنٹریز تھی، خاص طور پر ہمارے ملک نے بھی سوگ کا اعلان کیا، دوسرے ملک نے بھی سوگ کا اعلان کیا۔ ان کی ہلاکت کے پس پردہ تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا نام لیا جا رہا ہے عام طور پر، لیکن ایران کی خاموشی معنی خیز ہے، وہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی ابھی ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، انہوں نے باقاعدہ انکوائریاں ان کی ہو رہی ہیں، تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت کہ کون ملوث ہے، لیکن قیاس آرائیاں یہی کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد کوئی اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور شاید وہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو ایران، نہ صرف ایران محروم ہوا ہے رئیسی صاحب سے، بلکہ پورا عالم اسلام ایک بہت بڑی جو ہے لیڈرشپ سے محروم ہو گیا ہے۔ مگر اس میں وہی بات آتی ہے کہ ایک حادثہ تو ہے، ایسے دنیا میں کئی حادثات ہوتے ہیں، مگر ایرانی پریزیڈنٹ کا جو ہیلی کاپٹرز ہے اور جو اس کی سیکورٹی ہے، جو اس کے ذمہ داران ہیں، تو وہ تمام چیزیں کلیئرز ہونے کے بعد یہ ان کو سفر کی اجازت دی جاتی ہے نا، تو یہ ایسا کو ہم اس کو حادثہ تو کہہ نہیں سکتے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ یہ حادثہ تو نہیں ہے، باقاعدہ پری پلاننگ کوئی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کون ملوث ہے، کیا بیرونی طاقتیں ملوث ہیں یا اندر سے کوئی ایسا انقلاب ہے، طاقتیں تو ملوث ہیں، یہ اس کے آبادی صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، کیونکہ یہ تھوڑے سے مذہبی بھی تھے، اور مذہبی ہونے کی وجہ سے کچھ ملک میں سختیاں بھی کی ہوئی تھیں، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت بھی تھی، وہاں موجود تھی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیرونی قوتوں نے بھی اس میں کوئی اپنا حصہ ڈالا ہوگا، اور پھر یہ مقامی سطح پر شور نہیں ہے کہ یہ جی ہاں، میں نے کہا نا کہ وہ امریکہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، میں ایران کے حوالے سے کچھ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کچھ ان کی سختیاں بھی تھی مذہبی حوالے سے، اور خمینی صاحب کے بعد انہوں نے کچھ زیادہ سختیاں کی تھی وہاں مذہبی حوالے سے، تو یہ تھوڑے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں مقامی سطح پر بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے، لیکن قیاس آرائیاں یہی کی جا رہی ہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کا اعلیٰ کار بنے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے پھر جو ہے رئیسی صاحب کو جو ہے وہ ہلاکت میں ان کا کردار ہوا۔ دیکھیں جب وہ ایران کے پریزیڈنٹ ہے اور بڑے دشمن اس کے امریکہ اور اسرائیل، دنیا کے بڑے دہشت گرد ممالک اس کے کھلے عام دشمن، دیگر چھوٹے موٹے ملکوں کو آپ چھوڑیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جہاں پر اشارہ ہے اس طرف ہے، تو اس کے باوجود اور پھر اتنا بڑا ایک حملہ کر کے ایک جواب دینا، اور اس کے بعد ایرانی پریزیڈنٹ کی حفاظت کی ذمہ داری خاص طور پر اس کے اپنے کمانڈوز اور اپنے لوگوں پہ ہوتی ہے، اچھا، اور اس کے جو تمام معاملات پہ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ تو پوچھا جائے گا، لازمی انکوائری ہے، لوگوں حراست میں ملیں گے، پھر چائنا رشیا کی ٹیمیں بھی اپنی خدمات دینے کے لیے ہیں، اسی طریقے سے کیا نام ہے دنیا کے اور ممالک سے بھی وہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ملک بھی پوری طرح سے تعاون کر رہا ہے ان کے ساتھ، ہمارے لوگ بھی۔ ایک بات ہے جو میں نے شروع میں کہی، بات یہ آتی ہے کہ جب ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور ایک دنیا کے بڑے ممالک کے سلسلے سے بڑی شدت سے، یعنی ہم یہ دونوں ممالک جنگی حالت میں، یعنی کہ اور اس کے بعد یعنی کہ کہیں پہ بھی شک و شبہات کا اظہار نہ ہونا، یعنی کہ دنیا میں ہوتے ہیں مگر یہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ نہیں، وہ ابھی دیکھ رہے ہیں، انکوائریاں کر رہے ہیں، وہ اس قبل از وقت انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، کسی پر الزام بھی عائد نہیں کیا ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ ایران نے پہلی دفعہ ایران ذمہ دار ملک ہے، اور انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کسی پر الزام عائد نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کسی فیصلے تک پہنچ سکے۔ اگر فار ایگزامپل ایران جو ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہودی یا امریکن لابنگ نے نہیں قتل کرا، ٹھیک ہے، اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں انکوائری ہونے کی بات ہے، تو اور یہ ایرانی گورنمنٹ اگر وہ کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو یہ بہت بڑا ایران کی عوام کے لیے خاص طور کے پر ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ ایرانی پریزیڈنٹ
کیا نام ہے کس طریقے سے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس جو ایران کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی مخالفت میں آ جائیں؟ پھر کون سا ایسا شخص ہے جو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک ان لوگوں نے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اور وہ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے، اور پھر وہ ان کا نہیں ماضی کے اندر اس طرح کے مظاہرے کر چکے ہیں سر ایران، ماضی میں اس طرح کے مظاہرے کر چکے ہیں، اور دو دشمن آمنے سامنے کھڑے ہیں اور حالت جنگ میں ہوں تو، اور اگر کوئی طبی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک وہ لوگ ان کی انکوائریاں، پھر دوسرے ممالک کی جو ٹیمیں، خاص طور پر چائنا، رشیا، پاکستان کے لوگ بھی، ہماری خفیہ ادارے بھی اس کے لیے سراغ لگا رہے ہیں کہ اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی میں یہ آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک وہ لوگ کسی پر انہوں نے الزام عائد نہیں کیا ہے، وہ ابھی تک نتائج پر پہنچ نہیں سکے، جس کی وجہ سے کوئی فائنل نہیں ہو سکتا۔ تحسین عبادی صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ان کی اپنی رائے بالکل درست ہے، مگر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایرانی پریزیڈنٹ شہید ابراہیم رئیسی صاحب تشریف لائے ہوئے 3 دن کا وزٹ تھا، جبکہ وہ اس میں کیپٹل پنجاب کے لاہور بھی تشریف لے کر گئے، کراچی بھی گئے، کیا نام ہے سندھ کے کیپٹلز میں بھی آئے۔ پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 دن کے وزٹ کو اتنا ہائی الرٹ بلٹ پروف بنایا کہ وہ بحفاظت پاکستان سے ایرانی پریزیڈنٹ اپنے ملک دورہ کر کے گئے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کہ خطرات یہ تھے مگر پاکستان کی وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں ایسا رہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ بلٹ پروف۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کا جو آسب وہ تو اپنے پاکستان سے نکل گئے تھے، تو جب اپنے ملک کے حدود میں داخل ہو کر یہ حادثہ پیش آیا تو اس میں 100% جو ہے حادثہ ہو یا ان کے پر سائبر، یہ بھی آئی ہے فوٹیج آئی ہے تحسین عبادی صاحب پروگرام سے پہلے مجھے کسی نے کی کہ وہاں کے مقامی کسی نے بنائی ہے کہ ایک میزائل ہٹ کر رہا ہے، اب سوشل میڈیا میں میرا خیال ہے یہ چیز چل رہی ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ وہ ایرانی صدر صاحب کا طیارہ تھا یا ہیلی کاپٹر تھا جس کو وہ ہٹ کر رہا ہے، ابھی تک اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر تو سب چل رہا ہے، آنے والے دن اس کی تصدیق بھی ہوگی جی ہوگی، مگر یہ تمام چیزیں ہیں جس کے پر کیا نام ہے، اور ایک واضح طور پر آپ ایک بڑے دنیا کے بڑے طاقتور اور منافق دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، ڈٹ کے کھڑے ہو، تو ایک بڑا حادثہ ہے، اور دنیا کو بھی اس پہ کیا نام ہے بات کرنی چاہیے، اور دنیا کو بھی اس پہ ایکشن لینے کے لیے ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ یا بالکل پوری کچھ نہیں تو کم از کم ہماری جو اسلامی امہ ہے اس کو تو اس سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ آج ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا ہے، کل خدا نخواستہ کسی اور مسلم کنٹری کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو کم از کم اگر پوری دنیا نہیں تو مسلم امہ کو اس سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ مسلم ممالک کے پریزیڈنٹ یا کسی کے سربراہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وہ کوئی اس لیول کا میں نے نہیں دیکھا کہ اس وقت کہ اس لیول کا پریزیڈنٹ یا ملک کا سربراہ ہو، کیا نام ہے، جو کیا نام ہے یہودی ہو یا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہو۔ لیکن دیکھیں نا، ضروری نہیں کہ امریکی کوئی کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہی ہو، آرمی چیف بھی ہو سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مالی مفادات بھی ہو سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، تو کم از کم مسلم امہ کو تو ہمیں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا بار بار کہ کم از کم یہی احتجاج کریں، اور یہی اس سلسلے میں پورے ایران کے ساتھ تمام فرقوں کو بالائے طاق رکھ کر ایران کے ساتھ اس وقت ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایران کے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اچھا صاحب، گندم کا بہت بڑا ایشو ہے، چل رہا ہے، پھر کیا نام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر بھی یوٹیلیٹی بل سے اوپر بہت بڑا احتجاج ہوا، یہ بھی ایک تفشیش نہ خبر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احتجاج اور یہ چیزیں جو ہے نفرتیں لوگوں کی بڑھتی آ رہی ہیں۔ دیکھیں گندم والے میں اربوں روپے کمایا، کھایا سب نے، اور سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور چند سرکاری افسران کو جو ہے وہ انہوں نے کیا نام ہے سسپینڈ کر دیا، برطرف کر دیا، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ ابھی غوری صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو گندم کا اسکینڈل ہے نا، لیکن چند روز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک کھاد کا بھی اسکینڈل سامنے آنے والا ہے۔
गंदम के स्कैंडल में जब तक ये करप्ट लोग रहेंगे स्कैंडल आते रहेंगे। गंदम का स्कैंडल कुछ इस तरह से है कि इन्होंने चंद लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए 22 करोड़ आवाम से मजाक किया है। और वो जो हमारे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, जो जिन्होंने गंदम उगाकर इस मुल्क की खुराक को पूरा करने की कोशिश की, उनका मजाक उड़ाया गया है। उनकी पूरे जो साल की एक तो उनकी अपनी खुद की खुराक के लिए होती है, गंदम को स्टोर करते हैं उनके खानदान खाए, और दूसरा ये कि उसको बेच के वो लोग बाजार रोजमर्रा जिंदगी दूसरा जो हर आदमी तो गंदम नहीं उगाता ना, तो पूरे मुल्क के लिए होती है, पूरे मुल्क में जो है गंदम जो है वो काम आती है। और फिर आप ये देखें कि जिन लोगों को नौकरियों से बर्तरफ किया गया है उनका उस स्कैंडल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तमाम चीजें हाई लेवल पर थी। इससे पहले जो हुकूमत थी उस पर माजी की हुकूमत ने डालने की कोशिश की, लेकिन असल ये सिलसिला शहबाज शरीफ साहब की उस हुकूमत से शुरू होता है जो इससे कबल थी। और काकड़ साहब के दौर में इस पर अमल दरामद हुआ, अहकामात उस दौर में हुए। तो ये तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं। किसी एक वजीर को, किसी एक मुशीर को कोई सजा नहीं दी गई, सब लोग इसमें मुलव्वस थे। उन छोटे मुलाजमीन को बर्तरफ किया गया जिनका इस स्कैंडल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब उनको भी अगर आपने उनको नौकरियों से फारिग किया गया है, इतना बड़ा स्कैंडल था, करोड़ों लोग इसमें मुलव्वस थे, आपने सिर्फ उनको मुअत्तल कर दिया, नौकरियों से फारिग कर दिया। इनको सजा देनी चाहिए थी, इनको बाकायदा इन पर मुकदमा चलने चाहिए थे। इसी तरह से सिंध में आप देखें कि अरबों रुपए की गंदम का स्कैंडल अभी भी मौजूद है, अभी भी शॉर्टेज है सिंध में। और सिंध में जब अपोजिशन आवाज उठाती है गंदम के लिए तो हुकूमत के लोग कहते हैं कि वो चूहे खा गए। तो 8 से 9 अरब रुपए की गंदम का शॉर्टफॉल है अभी अब इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसकी ना तो कोई इंक्वायरी की जा रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक 2017 में जो हमारी गंदम का शॉर्टफॉल था तकरीबन 7 अरब रुपए का, तो उसमें ये बताया जाता है कि जिन लोगों को गंदम दी गई थी सरकारी गंदम के, वो इसको सेल करके गंदम ज्यादा थी, कहा गया था कि गंदम को सेल करके ये पैसे सरकारी अकाउंट में जमा कराएंगे। उसमें से कई ऐसे हिंदू ताजिर थे जो मुल्क छोड़कर चले गए। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी हमारी उस वक्त के सूबाई वजीर खुराक और हमारे सूबाई सेक्रेटरी खुराक की, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो करोड़ों रुपए की गंदम थे वो बेचकर इंडिया चले गए, वो कौन लोग थे, वो किन लोगों के साथी थे, किन लोगों की जमानत पर आपने उनको गंदम दी थी। करप्ट सिस्टम रहेगा हर जगह पे, यानी और वैसा बड़ी मात्रा के साथ रोटी जो है गंदम में स्कैंडल बड़ी आसानी से, और गंदम में करप्शन बड़ी आसानी से होता है। उसमें मिट्टी मिक्स की जाती है, उसमें कचरा मिक्स कर दिया जाता है। गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई है, वो गंदम की क्वालिटी ऐसी है जो आप बयान कर रहे हैं, इससे बदतर है वो। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में आज रोटी के खाने के लोगों पास पैसे नहीं है, और हम उसी गंदम को, यानी कि जो हमारे मुल्क के अंदर वसी तादाद में जखीरा है, तमाम चीजें, और बाहर से भी मंगाई गई, चलो गलत मंगाई गई है, सही मंगाई गई है, ये अलग बहस है जो हम बात कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि रोटी की कीमत तो वही है, उसको कोई चेक नहीं कर रहा है। वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि रोटी कम से कम इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल है उसमें हमें रोटी 15 रुपए की मिलनी चाहिए कम से कम जो रेट है, लेकिन वही 25 रुपए की है। कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर इस पर चेक नहीं कर रहा है कि आया ये अभी तक किस तरह से क्यों ये रेट किया गया है। बात डिप्टी कमिश्नर की आई है तो देखें अभी थोड़ा बहुत ऐसे फर्क पड़ा है महंगाई में, कुछ चीजें रेट्स कम हुए, लेकिन हमारे जो अभी तक जो रेट्स हैं दुकानदारों के वो वही हैं, और उनको कोई भी जिम्मेदार अफसर ये चेक करने के लिए तैयार नहीं है, बाजार में निकलने के लिए तैयार नहीं है कि आया ये दुकानदारों ने अभी तक की अशिया की कीमतें कम क्यों नहीं की हैं, जबकि पीछे से कम आ रही है। पेट्रोल के रेट भी कम हुए। एक ज़िली हुकूमत का काम होता है बल्दियात, बल्दियात, जी बल्दियात का, और एक काम होता है इसका क्या नाम है, इसकी कमेटियां बनाई जाती हैं, प्राइवेट कमेटियां बनाई जाती हैं। अभी तक कराची में तो इस वक्त अगर प्राइवेट कमेटी भी तो ऐसे ही करप्ट लोग बनाए जाते हैं जो माल पानी उनके साथ मिलकर शुरू जाते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, अपना सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहां से हम खत्म कर रहे हैं ब्रेक पे।
ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुए अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ये तमाम जो चीज़ें हैं भाई, इसके जिम्मेदार जो होती है कमेटियाँ होती है, इंतजामिया होती है और पब्लिक कमेटी भी होती है। अब अगर पब्लिक में से कमेटी नहीं बनाता, अब यूसीस को पावर दीजिए, यूसीस नाजिम काउंसलर्स को पावर दीजिए, मगर मसला ये आता है कि सिस्टम ही को कोई सही करने वाला नहीं है, सिस्टम के पे कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये तमाम ऐसे हालत है कि जिस पे अफसोस ही किया जाएगा और लोग मजबूर हैं। और दूसरी बात तहसीन अब्बासी साहब, जो अभी पंजाब असेंबली ने बिल पास किया, इसके बाद मेरा नेशनल असेंबली में भी लाएंगे, दिगर सूबों में भी, जिस तरीके से साफियों के पर मजीद पाबंदियाँ, पहली क्या नाम है यहाँ पे बोलने पे आज़ादी नहीं, एक लीडर के नाम लेने पे पाबंदी है, हद तो यहाँ तक हो गई, ये एक लीडर पे लेने पे पाबंदी, दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आज अगर वो आप देखते हैं जो लोग बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे पाकिस्तानी या दिगर गैर मुल्की काजिस्तान में ना शायद, तो वो भी इसके जरिए सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को उन्होंने बताया। देखिए तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये जुल्म, ये काला कानून नाफिज करके, और जर्फ साफी जो हमारे हैं एंकर्स हैं, जो बड़े जो पेरोल के पर काम कर रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपया बनाया हुआ है, एक माफिया है मेरी, तो वो आप क्या समझते हैं कि क्या नाम है ये उन्हीं के मशवरे हो रहा है, और आज साफी का खड़ा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान के क़याम के बाद ही सहाफ़त पर कदगन लगाई जाती रही है और इसका सिलसिला आज भी जारी है। अच्छा, हम तो ये कहा करते थे कि अयूब खान का दौर था, जनरल ज़िया का दौर था, मुशर्रफ का दौर था, सहाफ़ियों को रोका गया ख़बरों से, आर्टिकल से, लेकिन मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि ये जो जमहूरी दौर है, ये जो जमहूरियत के दावेदार हैं, उनके दौर में ज़्यादा कदगन लगाई जा रही है। अब आप अगर देखें, हिस्ट्री उठाकर आप देखें गौरी साहब, तो आपको पता लग जाएगा कि जितने इस अखबार में, अच्छा इस दफा तो मैं तेरे से ये बात करूंगा कि जुल्म ये है कि क्या नाम है, हमें आपको अगर हम सच बोलते हैं तो धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं उसी पर आ रहा था कि आप अगर उठाकर देखें तो कभी आमराना दौर में किसी सहाफ़ी का मर्डर नहीं हुआ है, किसी सहाफ़ी को सजा नहीं हुई है, वक्ती तौर पर पकड़ा गया, अखबारात पर जो है सेंसर लगाया गया। थोड़ा मैं करूंगा कि मर्डर हुए हैं, जैसा कि आपका ताल्लुक भी सेक्टर से है, सेक्टर में भी मर्डर हुए हैं, वीडियो हुए आते, फलांगे आते, हाँ, यानी कि जुल्म दौर में जिस तरीके से मैं आपको भी बात आपकी सुन, आमराना दौर की बात कर रहा हूँ, उस दौर में नहीं हुआ कभी भी। वैसे तो मुझे याद है कि 1980 से लेकर और आज तक 37 मर्डर हो चुके हैं हमारे सहाफ़ियों के, और ज़्यादातर मर्डर जो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे वडेरों और सरमायादारों के हाथों वो मर्डर हुए हैं, लेकिन उसमें सजा किसी को नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे कोयटा से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया-निगार हैं, ज़हीर खान साहब। ज़हीर खान साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? ज़हीर खान साहब, हम जो ये बिल पंजाब असेंबली में पास हुआ है और सवाले से बात हो रही थी, मेरे साथ कराची में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं तहसीन अब्बासी साहब मौजूद है, तो उससे हम बात कर रहे थे। तो आप क्या कोयटा के साफियों का इस हवाले से क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल मोदी साहब, जिस तरह आपने कहा था कि पंजाब असेंबली में जो है साफियों को जबान बंद करने के लिए जो बिल पास किया है वो रात की तारीखी है, इस पर पूरी पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की जो साथी है वो भी तरफा एहतजाज है। उन लोगों का ये मुतालबा है कि ये बिल जो है दरअसल जो है अपना हुकूमत जो है अपने नाकामी छुपाने के लिए और करप्शन छुपाने के लिए जो है वो करे, ताकि साफियों की जो है वो जबान बंद हो सकती है। इसी तरह आपने सुना होगा कि हफ्ते के रोज कोयटा प्रेस क्लब में भी कुछ इंतजामिया के जो अफसरान थे वो आकर एक बना बनाकर प्लान कर यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो उस बुनियाद पर उन्होंने कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगा दिया। तो इस तरह से भी पूरे पाकिस्तान में और आज कोयटा में इत्यादि गुजारा हुआ था और मुजाहिरीन लोगों ने इंतजार किया कि कोयटा प्रेस क्लब को जिस अफसरान ने ताले लगा दिए वो गलत दावा थे, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उनको मातल किया जाए। जहाँ तक जो पंजाब की जो इसी तरह वफात की भी इसकी बात की और वफात भी चाहते हैं इस वक्त जो है अपना साथियों को अंडर प्रेशर किया जाए और उनकी जबान बंद किया जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इसमें हमारे कुछ जो साथी है उन लोगों की भी गलती है, वो लोग साथ बराबर की, क्योंकि अगर एक साथी है कि वो पूरा दिन हाउस में करके हमारे कोटा में
ऐसे साथी है कि पूरा दिन सेम हाउस में फिरते हैं और उनकी अपनी फाइल है, जाती फाइल है, वो निकालने की कोशिश में कर रहे हैं। जब वो जाती फाइल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो साथियों की अपनी की तरह बात कर लेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये ईरानी प्रेसिडेंट की जो हलाकत हुई है उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये एक आम हादसा था या इसके पीछे अवामिल है? बिल्कुल, होरी साहब तो पूरी दुनिया को पता है, फिर हम लोगों को भी पता है कि ईरान ने एक तो उसने इसराइल के खिलाफ जो कदम उठाया उससे कुछ जो ममालिक थे खासकर भारत, इसराइल और अमेरिका उससे नाराज है। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने तजारती हवाले से दोस्ती हवाले से जो आप बढ़ाया और पाकिस्तान को यकीन जारी कराएंगे कि ईरान और पाकिस्तान मिलकर आगे जाएंगे, तो ये जो है उनको एक तरफ तो उसने को टारगेट बना दिया और उसको जो है अपना कत्ल कर दिया। तो बाकी जो इस हवाले से जो है अपना कुछ ममालिक के जो खास तजनिगार है उन्होंने भी अपना तजिया कर लिया और उसका तजिया जो है सामने आ गया कि इसका जो है वो मौसम की वजह से नहीं बल्कि जो है उनको एक फलान के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अच्छा, तो आपकी राय भी इससे मुत्तफिक है? जी जी, मैंने कहा आपकी राय मुत्तफिक है कि ऐसा हो सकता है? वो बिल्कुल, तो ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो तकरीबन अमेरिका के अदारे उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है, तो अपना किसी इराक के इदारे उसने भी रिपोर्ट जारी कर दिया और यहाँ पे भी जो है अपना लोग जो है वो इसी तरह वो कहते हैं। लेकिन ये है कि जरूरत इस अमर की है कि हमारे जो खासकर इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है और अक़वाम मुत्तहिदा है वो इस हवाले से तहकीकात करेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया। अच्छा, ईरान इतना बड़ा हादसा हो गया, आप ये मैंने ये कहा कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ईरान इस पे थोड़ा सा नरम रवैया नहीं है ईरान का। क्या आप दोबारा सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा ईरान का एक नरम रवैया नजर आता है, इतना बड़ा हादसा हो गया, यानी कि एक होता है ना कि कहा जा सकता है कहीं पर वो शक व शुबात का इज़हार अभी नहीं कर रहा है। नहीं, शक शुबात नहीं है, ये तो जाहिर है कि इस तरह इससे कबल भी वाकयात हुए थे और इस तरह जो है दर्दनाक वाकयात हुए थे और इसमें जो खासकर इसराइल और अमेरिका की गठजोड़ है और इस दफा जो है मेरे ख्याल में भारत भी उन लोगों के साथ मिले हुए है। तो ये है कि शक व शुबात से बलातर है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो अदारे हैं खासकर अक़वाम मुत्तहिदा एक प्लेटफार्म है, ये इस हवाले से तहकीकात करेंगे कि ये वाकया वाकई इसी तरह था या उसने मरवा दिया या उसका कोई साजिश था, ताकि लोगों की जो शक व शुबात है वो दूर हो जाए। शुक्रिया ज़हीर खान साहब। इसके साथ ही अपने मेज़बान तसद्दुक़ गौरी को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर अहम इशू के साथ हाजिर होंगे और अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को सच बताएंगे और सच दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।